डियर व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, एनएमआर लेक्चर सीरीज पे इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग के रेफरेंस में ओरिजिन ऑफ स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग। अर्थात स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग का जो उद्भव है वो किस कारण से होता है या किस प्रकार से होता है। एनएमआर स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग से रिलेटेड इससे पहले वाला जो लेक्चर था हमारा, वहाँ पर हमने देखा था कि एनएमआर में जो सिग्नल्स आते हैं उन सिग्नल्स का जो मल्टीप्लेट स्ट्रक्चर है वो दो एडजेसेंट कार्बन पर उपस्थित प्रोटॉन्स के न्यूक्लियर स्पिन्स के आपस में स्पिन कपलिंग की वजह से उत्पन्न होता है, और उन मल्टीप्लेट स्ट्रक्चर्स को हमने वहाँ पर देखा था। अब इस लेक्चर के अंदर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि उन मल्टीप्लेट स्ट्रक्चर्स का जो उद्भव है, यानी कि एक सिंगलेट का या एक डबलेट का या एक ट्रिपलेट का आना किस कारण से होता है। तो इस लेक्चर को हम आज शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले वाला जो लेक्चर है उसे देखने के लिए आप इंफॉर्मेशन टैब में दिए हुए लिंक पर जा करके आप उसे देख सकते हैं। तो हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पर आज स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग के बारे में। द ओरिजिन ऑफ 1H NMR स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग। जैसा कि आपने पहले देखा था कि जो स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग है वो नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स के बीच में ही संभव होती है, चाहे वे सेम कार्बन पर हो या एडजेसेंट यानी कि निकटवर्ती कार्बन पर उपस्थित होते हों। यहाँ पर हम ये एग्जाम्पल के तौर पर कोशिश कर रहे हैं कि BrCH2CH Br2 यदि एक कंपाउंड है तो उसमें CH2 के लिए जो डबलेट प्राप्त होता है, ये जो CH2 है इसका इस CH की वजह से जो डबलेट प्राप्त हो रहा है वो किस वजह से प्राप्त हो रहा है, इसको यहाँ पर हमने समझने की कोशिश करी है। तो हम देखते हैं कि जब हम इस मॉलिक्यूल को एप्लाइड फील्ड B0 में यदि रखें तो जो एडजेसेंट प्रोटॉन है हमारा CHBr2, ये जो CHBr2 जो प्रोटॉन है वो कैन बी अलाइंड, यानी कि या तो वो बाहरी जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके या तो सापेक्ष हो सकता है या उसके अगेंस्ट हो सकता है, और दोनों के होने की जो संभावनाएं हैं वो क्या है, लगभग बराबर है, 50-50% है। वापिस से समझ लीजिए यहाँ पर कि जो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र B0 है उसके रेफरेंस में ये जो एडजेसेंट प्रोटॉन का जो मैग्नेटिक फील्ड है या तो वो उसके सापेक्ष हो सकता है या उसके विरुद्ध हो सकता है, और दोनों के होने की जो संभावनाएं हैं वो समान है। चूंकि यहाँ पर एक प्रोटॉन है तो यहाँ पर हमने एक एक दोनों के स्पिन के बारे में बात करी है। तो इसी कारण से जो एब्जॉर्बिंग CH2 प्रोटॉन्स हैं, तो जो CH2 प्रोटॉन जो कि अवशोषण कर रहे हैं किसका, रेडिएशंस का, वो क्या करते हैं, दो स्लाइटली डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड को महसूस करते हैं, यानी कि दो अलग अलग प्रकार के चुंबकीय क्षेत्रों को वो क्या महसूस करते हैं, जो कि एक तो आने वाले जो मैग्नेटिक फील्ड है B0 उससे थोड़ा सा अधिक, और एक जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे थोड़ा सा कम। Now, since the absorbing proton feels two different magnetic field, अब चूंकि जो एब्जॉर्बिंग प्रोटॉन है वो दो अलग अलग प्रकार के मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, महसूस करता है, सो दे एब्जॉर्ब एट टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज इन एनएमआर स्पेक्ट्रम, और इसीलिए वे एनएमआर के अंदर दो अलग अलग आवृत्तियों पर अपना अवशोषण क्या दर्शाते हैं, दस स्प्लिटिंग ए सिंगल एब्जॉर्प्शन इनटू डबलेट, और इसीलिए वो जो सिंगल एब्जॉर्प्शन है वो डबलेट के अंदर क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है, जहां पर टू पीक्स ऑफ ए डबलेट हैव इक्वल इंटेंसिटी, और जहां पर कि उन दोनों डबलेट के जो पीक हैं उनकी जो इंटेंसिटी है वो दोनों की समान है। क्यों? क्योंकि दोनों के ही उत्पन्न होने की जो संभावना है वो 50-50% है। इन दोनों को हमने यहाँ पर इस पिक्टोरियल डायग्राम के अंदर यहाँ पर हमने समझाया है कि आपका HA का जो सिग्नल है वो यहाँ पर डबलेट के तौर पर है, इसी प्रकार से HB का जो सिग्नल है वो भी क्या है, यहाँ पर HB का भी क्या है, डबलेट के तौर पर है। अब आपको HA का जो सिग्नल है वो HB की वजह से आएगा, ये HA का सिग्नल जो है वो HB की वजह से है। तो HB का जो न्यूक्लियर स्पिन है यदि वो इस प्रकार से हो सकता है अपोजिंग डायरेक्शन में या अलाइन पोजीशन में हो सकता है HB का स्पिन, तो दोनों संभावनाएं हैं। तो यदि अपोजिंग स्पिन में है तो वो एक लाइन ये देगा, एक लाइन ये देगा। इसी प्रकार से यदि आपको HB के सिग्नल के लिए यदि देखना है तो HB के लिए HA का मैग्नेटिक स्पिन या तो क्या होगा, अपोज पोजीशन में होगा या अलाइन पोजीशन में होगा। तो इस प्रकार से वो यहाँ पर क्या दो यानी कि डबलेट के रूप में हमें यहाँ पर क्या नजर आएगा, और
इंपॉर्टेंट, दोनों प्रोटॉन जो है वो नॉन इक्विवेलेंट होने चाहिए। जैसे कि एक ये केस दे रखा है CH3 CHCl। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि इन प्रोटॉन्स के लिए इस कार्बन पर उपस्थित जो प्रोटॉन की संख्या है वो क्या है, 1 है, n बराबर 1 है। तो इनका जो सिग्नल है वो सिग्नल क्या है, स्प्लिट हो जाएगा किसमें, 1+1 यानी कि 2 पिक्स यानी कि डबलेट के रूप में, यानी कि जो CH3 प्रोटॉन का सिग्नल है वो अपीयर होगा एज ए डबलेट। और ये जो CH है इसके लिए इसके निकटवर्ती कार्बन पर 3 प्रोटॉन है, तो 3+1 यानी कि क्वार्टेट, यानी कि 4 पीक्स के रूप में, क्वार्टेट के रूप में, यानी कि CH प्रोटॉन का जो सिग्नल है वो एज ए क्वार्टेट के रूप में यहाँ पर प्राप्त होगा। अब आप यहाँ पर देखोगे कि हमने यहाँ पर ऑब्जर्व स्प्लिटिंग सिग्नल HA केसेस में दिए हैं यहाँ पर HA के लिए। एक परिस्थिति ये है कि जिसमें इस HA के निकटवर्ती कार्बन पर केवल एक ही प्रोटॉन है HB, तो इसकी वजह से इसका जो सिग्नल है वो डबलेट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये HA जो है वो HB के न्यूक्लियर स्पिन को दो प्रकार से देख सकता है, या तो अलाइन पोजीशन में या अपोज पोजीशन में। इसी प्रकार से यदि इस HA के लिए अब इस केस में देखें तो निकटवर्ती कार्बन पर 2 प्रोटॉन है HB HB, तो इन दोनों के जो न्यूक्लियर स्पिन है क्या हो सकते हैं, या तो अलाइंड पोजीशन में या अपोज पोजीशन में, या एक का अपोज है तो दूसरे वाले का अलाइंड है, तो पहले वाले का अलाइंड है तो दूसरे वाले का अपोज है। तो ये परिस्थिति दो प्रकार की हो सकती है। तो इनकी इंटेंसिटी भी उसी प्रकार से 1:1 के रेस्पेक्ट में नजर आएगी इस प्रकार। इसी प्रकार से यदि हम इस HA के लिए निकटवर्ती 3 एक समान HB प्रोटॉन्स की वजह से स्प्लिटिंग देखें तो हम क्या देखते हैं कि ये जो HA प्रोटॉन इन 3 प्रोटॉन के न्यूक्लियर स्पिन्स को किस प्रकार से देखेगा कि या तो तीनों के जो न्यूक्लियर स्पिन है वो एक समान अलाइन पोजीशन में हो, या तीनों के एक समान अपोज पोजीशन में हो, या किन्हीं दो के तो अलाइन पोजीशन में हो, किन्हीं दो के क्या हो, अलाइन पोजीशन में हो। जैसे आप ये दोनों के अलाइन में देख रहे हो, इसका ये अलाइन पोजीशन है, ये दोनों अलाइन पोजीशन है, और एक अपोज में हो। इसी प्रकार से आप यहां पर आप देख सकते हो कि दो के जो प्रोटॉन के न्यूक्लियर स्पिन है वो दो अपोज पोजीशन में है, ये दो अपोजिंग है, एक और दो अपोजिंग है और दो अपोजिंग है। तो कुल मिलाकर के ये परिस्थितियां 3 प्रकार की हो सकती हैं, ये परिस्थितियां 3 प्रकार की हो सकती है। तो इनका इंटेंसिटी रेशियो भी क्या आ गया, 1:3:1 प्रकार का आ गया। और इस प्रकार से हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया, एक प्रकार से क्वार्टेट इसका प्राप्त हो गया, किसके लिए, इस HA प्रोटॉन के केस में, जिनके इंटेंसिटी का जो पैटर्न है वो क्या है, 1:3:3:1। तो जो सामान्य जो स्प्लिटिंग पैटर्न NMR में हम देखते हैं वो हम यहाँ देख सकते हैं कि HA HB 1:1 प्रोटॉन है तो दोनों के लिए एक दूसरे की वजह से डबलेट डबलेट प्राप्त होगा। यदि HA HB का केस इस प्रकार से, तो इस HA के लिए इस CH2 की वजह से ट्रिपलेट मिलेगा, तो इस HB यहाँ डिनोट किया गया है, तो इस CH2 के लिए इसकी वजह से आपको डबलेट मिलेगा, ये HB प्रोटॉन जो कि CH2 के लिए डबलेट मिलेगा। अब चूंकि दोनों ही CH2 हैं, यानी कि दोनों के बगल में n बराबर 2 प्रोटॉन है, तो n+1 यानी कि 3, तो दोनों के लिए ट्रिपलेट मिलेंगे। अब ये इनकी जो पोजीशंस हैं केमिकल शिफ्ट, वो इनके केमिकल एनवायरनमेंट पे डिपेंड करेगा कि किसका सिग्नल अपफील्ड पोजीशन में आएगा या किसका पोजीशन डाउनफील्ड में आएगा। इसी प्रकार से यदि आप यहाँ पर CH2 और CH3 यदि देखते हैं तो इन CH2 के लिए इस CH3 की वजह से जो सिग्नल आएगा वो 3+1 यानी कि क्वार्टेट के रूप में आएगा, यानी कि आप HA प्रोटॉन का सिग्नल देखोगे तो वो क्वार्टेट है। इसी प्रकार से ये जो CH3 प्रोटॉन है जिनको कि यहाँ पर HB प्रोटॉन दिया गया है, तो इसके निकटवर्ती में CH2 प्रोटॉन है, तो 2+1 यानी कि ट्रिपलेट, तो इस CH3 का जो सिग्नल है वो ट्रिपलेट के तौर में प्राप्त होगा, तो HB का आप देख सकते हो ट्रिपलेट के रूप में प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से ये प्रोटॉन ये जो वो है वो मोस्ट कॉमन है कि इस CH प्रोटॉन के लिए इस CH3 की वजह से क्वार्टेट मिला और इस CH3 का इस CH की वजह से डबलेट मिला। तो एक जनरल जो पैटर्न है हमारा यहाँ पर प्रोटॉन स्प्लिटिंग का, वो यहाँ हमने यहाँ पर इसे देखा है। अब एक केस यहाँ पर हम लेकर के चल रहे हैं कि CH एंड CH2 दोनों का ये एक NMR स्पेक्ट्रम दिया हुआ है कि HA प्रोटॉन तो आपको यहाँ पर
5.67 डेल्टा के आसपास नजर आ रहा है तो यहाँ पर, और आपको यहाँ पर ये 4.2 डेल्टा पर इन Hb यानी कि CH2 प्रोटॉन के लिए नजर आ रहा है। तो ये किस प्रकार से प्राप्त होता है वो हम यहाँ पर इसे देख सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे किसके लिए, केमिकल शिफ्ट फॉर Hb, यानी कि इन Hb के जो दो प्रोटॉन हैं, इन दो प्रोटॉन के लिए हम केमिकल शिफ्ट देखेंगे। तो आप देख सकते हो कि यदि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है B0, तो इस H प्रोटॉन का जो न्यूक्लियर स्पिन है या तो वो अलाइंड पोजीशन में हो सकता है जो कि रीइंफोर्स करेगा यानी कि वृद्धि कर देगा कुल मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये इस प्रकार का सिग्नल देगा। इसी प्रकार से यदि वो अलाइंड पोजीशन में यदि हो गया, अपोज पोजीशन में हो गया, तो वो मैग्नेटिक फील्ड की अपोज पोजीशन में हो गया तो एक दूसरी पोजीशन हो गई। तो इसलिए आपको यहाँ पर क्या हो गया, इन दोनों CH2 के लिए इस CH की वजह से एक डबलेट प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि अब हम HA के लिए देखें तो HA के केस के लिए आपको यहाँ पर जो Hb प्रोटॉन है जो कि दो हैं, उन दोनों के न्यूक्लियर स्पिन को देखना पड़ेगा। या तो वो दोनों इस मैग्नेटिक फील्ड के अलाइंड पोजीशन में हो सकते हैं जो कि कुल चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि करेंगे, या दोनों अपोज पोजीशन में हो सकते हैं, या फिर इनमें से एक अलाइंड है तो एक अपोज है, एक अलाइंड है तो एक अपोज है। तो कुल मिला के दो परिस्थितियां हैं, तो इंटेंसिटी का रेशो भी 1:1 के रेशो में आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा कि इफ ए सिग्नल इज स्प्लिट बाय n इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, यानी कि कोई सिग्नल n इक्विवेलेंट प्रोटॉन से यदि स्प्लिट होता है तो वो n+1 पीक में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। तो यदि एक 0 प्रोटॉन है तो नेचुरल सिंगलेट ही होना है, यदि एक ही प्रोटॉन है तो वो डबलेट के रूप में विभक्त हो जाता है उसकी मल्टीप्लिसिटी। यदि नाइबरिंग प्रोटॉन की संख्या 2 है तो वो उसका सिग्नल 3 में विभक्त हो जाएगा। यदि नाइबरिंग प्रोटॉन 4 हैं तो वो क्विंटेट के रूप में होंगे। ये ध्यान रखना कि यदि नाइबरिंग प्रोटॉन 4 का मतलब है कि चारों वो इक्विवेलेंट प्रोटॉन होने चाहिए, तो जो मल्टीप्लेट स्ट्रक्चर है उसका क्विंटेट आएगा, और जहां पर उनका जो पास्कल ट्रायंगल के अनुसार उनका जो डेंसिटी रेशो है या इंटेंसिटी रेशो है वो इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। इसे हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं वो भी यहाँ पर आसानी से हम समझ सकते हैं। ये पास्कल ट्रायंगल डायग्राम है। जैसे कि आपको एक क्वार्टेट देखना है तो 1:3:3:1, तो इसी प्रकार से यदि क्विंटेट देखना है तो 1:4:6:4:1। तो ये 6 जो यदि है इंटेंसिटी वो कैसे आएगी, इसके ठीक ऊपर वाला लेफ्ट और राइट दोनों को टोटल कर लीजिए, 3+3 6। इसी प्रकार से यदि ये 10 है तो 10 कैसे मिलेगा आपका, इसके ठीक ऊपर लेफ्ट और राइट 6+4 को टोटल कर लीजिए 10। इसी प्रकार से 20 कैसे आ रहा है, इसके ठीक ऊपर 10 है और 10 है, दोनों को टोटल कर लीजिए तो 20। तो हम यहाँ पर सेक्सटेट हो चाहे सेप्टेट हो, इनका जो इंटेंसिटी जो पैटर्न है जो रेशो है वो हम आसानी के साथ में क्या है ज्ञात कर सकते हैं। तो ये पास्कल ट्रायंगल है हमारा जो कि हमारे NMR मल्टीप्लेट स्ट्रक्चर्स की जो इंटेंसिटी पैटर्न है उसको शो कर सकता है। ये भी एक प्रकार से एग्जाम का छोटा सा क्वेश्चन है कि पास्कल ट्रायंगल क्या होता है और उसे आप कैसे समझ सकते हैं। सो थैंक्स स्टूडेंट्स। इस लेक्चर के अंदर में हमने यहाँ पर अब स्पिन स्प्लिटिंग से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो पूरी हासिल कर ली है, और आज तक के इस NMR से रिलेटेड लेक्चर सीरीज के अंदर में हमने यहाँ पर NMR क्या होता है, NMR का सिग्नल किस प्रकार से प्राप्त होता है, केमिकल शिफ्ट क्या होती है, नॉर्मल स्पिन स्प्लिटिंग क्या होती है, स्पिन स्प्लिटिंग किस प्रकार से उत्पन्न होती है या उसको हम किस प्रकार से समझें, इन सब के बारे में हमने इन वीडियो लेक्चर्स के अंदर जानकारी प्राप्त कर ली है। उन सबको देखने के लिए आप यहाँ पर एंड सीरीज में जो NMR से रिलेटेड प्ले लिस्ट है उसका मैंने यहाँ पर लिंक शेयर किया हुआ है, तो आप उसे जाकर के देख सकते हैं। आगे के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कपलिंग कांस्टेंट J के बारे में। सो थैंक यू।